हेलो क्लास 12 स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, आज इस लेक्चर को रिकॉर्ड करने का दो ऑब्जेक्ट है। सबसे पहला तो थैंक यू सो मच आप सभी के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। अगर इसी तरीके से आगे भी अगर आपका प्यार मिलता रहेगा, हम हर बार आपकी हर डिमांड को पूरी करेंगे जितना हमारे लिए पॉसिबल होगा। चलिए, इस वीडियो को बनाने के पीछे दो रीजन। सबसे पहले तो आपका प्यार और सपोर्ट, जिसमें आपने वेरियस कॉर्नर पे जाकर बहुत सारे क्वेश्चंस में मुझसे बच्चों ने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर मुझसे पूछे कि सर इसका एग्जैक्ट अगर इस तरह से होगा तो क्या ये पार्टनरशिप है या नहीं है, तो मैं उन सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा। और दूसरा, जितना अपन ने लास्ट लेक्चर में जो डिटेल्ड डिस्कशन किया था उसको बहुत समराइज करते हुए हम पार्टनरशिप के मीनिंग को देखेंगे। तो सबसे पहले जितना प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था उसे एक बार बहुत शॉर्ट में कंक्लूड करते हैं मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद जितने स्टूडेंट्स के वेरियस क्वेश्चंस हैं अलग अलग एंगल पर, उन सारे के सारे क्वेश्चंस का रिस्पॉन्ड करूंगा। चलिए, सबसे पहले अंडर सेक्शन, सबसे पहले हमने बात करी थी पार्टनरशिप के मीनिंग की। मैंने आपको जैसा कि लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि बेटा पार्टनरशिप का जो मीनिंग है वो लीगल मीनिंग है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये एक्ट से कवर्ड होता है और एक्ट हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसका प्रेजेंटेशन अपन देख चुके, सेम प्रेजेंटेशन आना चाहिए। अंडर सेक्शन 4 में पार्टनरशिप वर्ड को डिफाइन किया है, पर मैंने आपको बहुत क्लियर वे में बोला था सेक्शन नंबर 4 को रीड करके पार्टनरशिप का मीनिंग क्लियर नहीं होता है। अगर एक्चुअल में एग्जैक्ट मीनिंग अगर हमें पार्टनरशिप का देखना है, टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप को अगर जज करना है, तो फिर उसके लिए सेक्शन नंबर 4 रीड विद सेक्शन 5 एंड 6 भी कंपलसरी है। 4 में मीनिंग जरूर है, पर 5 और 6 को जब मतलब तीनों सेक्शन को क्यूमुलेटिव वे में एक साथ रीड करते हैं तो हमें एग्जैक्ट पार्टनरशिप का मीनिंग समझ में आता है। सेक्शन नंबर 4 को मैंने 5 बुलेट्स में 5 पॉइंट में डिवाइड किया था, जिससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि अगर एग्जाम में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप भी पूछी जाती है तो बहुत इजीली आप फ्रेम कर लोगे। तो देखो, सेक्शन नंबर 4 के मैंने 5 पॉइंट में डिवाइड किया। सबसे पहला, मिनिमम 2 पार्टीज। फिर सेकंड पॉइंट मैंने बात करा कि आपके बीच में एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। जितने भी पर्सन, जो मिनिमम 2 पर्सन है, मैक्सिमम कितने, उस पॉइंट को पूरे पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं किया है। सर कहां डिफाइन किया है? उसे डिफाइन किया था कंपनीज एक्ट 2013 अंडर सेक्शन 464, 100 मेंबर्स। अंडर सेक्शन 464 में 100 मेंबर्स है, पर इस 100 की लिमिट को रिड्यूस किया गया है इस पर्टिकुलर कंपनीज मिसक्लेनियस रूल 2014 अंडर रूल 10 50 मेंबर्स। मतलब 8% अगर आपसे कोई पूछे कि सर पार्टनरशिप में कितने मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, तो पार्टनरशिप एक्ट के में इसे कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया है। मैक्सिमम मेंबर की लिमिट को डिफाइन किया है कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंदर जो रूल बना हुआ है The company's miscellaneous rule 2014 under rule 10 50 members। एक क्वेश्चन बच्चेगा, यहां था मैं यहीं कवर करता हूं। सर अगर 51 मेंबर्स हो गए, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बोला, लेक्चर में भी बोला कि अगर अगर पार्टनरशिप के मेंबर्स की लिमिट 50 को क्रॉस हो जाएगी तो अंडर सेक्शन 41 अंडर सेक्शन 41 इस एक्ट की अंडर सेक्शन 41 में कंपलसरी डिसोल्यूशन है। जो मिनिमम या जो मैक्सिमम मेंबर है मिनिमम से कम और मैक्सिमम को क्रॉस कर जाए तो पार्टनरशिप इनवैलिड हो जाती है, और उस मूवमेंट पर कंपलसरी आपको पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना होता है और पार्टनरशिप को कंपनी में कन्वर्ट करना कंपल्शन हो गया इस सेक्शन और इस रूल के रीजन से। होप सो ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर, बड़े बना गए। ओके, मतलब पहला पॉइंट था मिनिमम 2 मेंबर्स, मैक्सिमम कितने, कंपनीज एक्ट 2013 अंडर रूल 10, मतलब जो कंपनीज मिसक्लेनियस रूल 2014 अंडर रूल 10 में 50 मेंबर्स की बात की है। चलिए, अब आते हैं अपन पॉइंट नंबर 2 पर, कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 2। जितने भी मेंबर्स हैं, 2 या 2 से ज्यादा, मैक्सिमम 50, उन सबके बीच में एक कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कॉमन इंटरेस्ट होना चाहिए। एक उद्देश्य के लिए सबका माइंड एक डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए, और वो डायरेक्शन मैंने एग्जांपल लिया
कि 4 लोगों ने मिलकर एक कंपनी सॉरी एक बिजनेस स्टार्ट किया और उस बिजनेस में उन सबका ऑब्जेक्ट था हम गुड्स परचेस करेंगे और मैक्सिमम प्रॉफिट पे उसे सेल आउट करेंगे। तो चारों के चारों पार्टनर एक डायरेक्शन में वर्किंग कर रहे हैं कि गुड्स सस्ते दाम पे अच्छी क्वालिटी पर बेस्ट कस्टमर को अवेलेबल करवाना, मतलब सबका एक ऑब्जेक्ट है हमारे पार्टनरशिप फर्म का प्रॉफिट इंक्रीज हो। तो उनके बीच में कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब चारों या जितने भी पार्टनर है मिनिमम टू मैक्सिमम 50 जितने भी पार्टनर है सबका माइंड सेम डायरेक्शन में रन करना चाहिए, मतलब सबका ऑब्जेक्ट एक होना चाहिए कि फर्म के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, ना कि पर्सनल अर्निंग पर फोकस करना। पॉइंट क्लियर? ओके। कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब कॉमन बिजनेस, और ऐसा जो बिजनेस होगा उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए प्रॉफिट मोटिव। तीसरा जो पॉइंट है प्रॉफिट मोटिव, हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए पार्टनरशिप में कि हम जो पार्टनरशिप कर रहे हैं उस पार्टनरशिप में हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। हमारा इंटेंशन, हमारी इच्छा, हमारी उम्मीदें प्रॉफिट को कमाने की हो। ऐसा कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन जो भले ही एक ऑब्जेक्ट के लिए काम कर रहा है पर उनका ऑब्जेक्ट अर्निंग नहीं है, जैसा कि मैंने डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि अगर कोई ग्रुप ऑफ पर्सन अगर सोशल सर्विस कर रहे हैं, काउ शेड बना रहे हैं, और सोशल सर्विस का मतलब होता है समाज के लिए कोई पुण्य करना, कुछ काम करना जिसमें अपने इंटरेस्ट को छोड़ना, अपने प्रॉफिट की कोई बात ही ना करना, मतलब हम तो सोसाइटी के लिए वर्क करेंगे, हमारे लिए नहीं करेंगे। पर यहाँ उल्टा है, यहाँ हम बात कर रहे हैं जो काम करेंगे उसमें हमारा ऑब्जेक्ट है अर्न करने का। अगर कोई सोशल ऑब्जेक्ट के लिए कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई इस तरह से ग्रुप ऑफ पर्सन बनकर कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए वर्क करे तो वो कभी भी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन नंबर 4 में कवर्ड नहीं होगी। पॉइंट क्लियर? सबसे पहले मिनिमम 2 पार्टी मैक्सिमम 50, उनके सब सॉरी मिनिमम 2 पार्टीज मैक्सिमम 50, उनके बीच में कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब कॉमन बिजनेस, और वो जो कॉमन बिजनेस होगा उसका मतलब है सबका माइंड एक डायरेक्शन में रन करेगा। तीसरा ऑब्जेक्ट अपन ने लिया, सर जो भी बिजनेस करेंगे उसमें उन सबका ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट को अर्न करना, फर्म के बिजनेस को है कि प्रॉफिट को इंक्रीज करना, प्रॉफिट कमाने का इंटेंशन होना चाहिए। मैंने बात करी थी अगर आप उम्मीद तो रखते हो, इंटेंशन रखते हो, आपकी एक्सपेक्टेशन है अर्न करने की प्रॉफिट, पर अगर आपको प्रॉफिट हो ही नहीं रहा है तो भी एक्ट बोलता है ये पार्टनरशिप वैलिड पार्टनरशिप है पॉइंट नंबर 3 के ग्राउंड पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट अर्न करने का था। अगर आप प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे पार्टनरशिप के लीगलिटी पर कोई इंपैक्ट अराइज नहीं होगा। पॉइंट क्लियर? इंटेंशन होना चाहिए अर्निंग का, वर्ड पे फोकस करें, इंटेंशन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्निंग का हो। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करने का कभी नहीं होता है। क्लियर? ओके। फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि सर जो बिजनेस होगा जितने पार्टनर्स होंगे मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, वो सबके सब या तो एक साथ एक ऑब्जेक्ट के लिए वर्किंग करें, सब भी काम कर सकते हैं, कुछ मतलब 50 या जो भी मेंबर्स है उनमें से कुछ मेंबर्स वर्क कर सकते हैं, कुछ साइलेंट रह सकते हैं, या फिर कोई एक कर सकता है बाकी साइलेंट हो सकते हैं। लॉ बोलता है ये पॉसिबल है, पर जो भी काम होगा वो सबके बिहाफ पर होगा, कोई एक अकेला उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, पूरी फर्म उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनेगी। पॉइंट क्लियर? मतलब एक पार्टनर काम करे, एक मेंबर काम करे, या सब काम करे चलेगा। और लास्ट 5th पॉइंट, सब प्रॉफिट की शेयरिंग। प्रॉफिट की शेयरिंग का मतलब यह है कि हम जो प्रॉफिट कमा रहे हैं उस प्रॉफिट का सारे मेंबर्स के बीच में प्रॉफिट को डिवाइड करने का कुछ रूल होना चाहिए, कुछ मेथड होनी चाहिए। दैट मींस वो प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट, एक चीज ध्यान से सुनना, प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। किसी पर्सन को अपॉइंट करके सैलरी दे रहे हो वो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। पॉइंट क्लियर? जैसा कि मैंने लास्ट डिटेल वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जो भी फर्म प्रॉफिट अर्न करेगी उस प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पॉइंट क्लियर? मतलब मिनिमम 2 पार्टी मैक्सिमम 50। कॉमन ऑब्जेक्ट मतलब कॉमन बिजनेस, वो बिजनेस का ऑब्जेक्ट होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना। उस बिजनेस को सारे पार्टनर मिलकर चलाएंगे या उनके बिहाफ पर कुछ या कोई एक चलाएगा, पर सब लाइबल बनेगी, पूरी फर्म लाइबल बनेगी। और लास्ट पॉइंट, जो प्रॉफिट कमाएंगे उसका डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है।
एक बच्चे का डाउट है, उस बच्चे के डाउट को भी यहाँ कवर करता हूं। उन्होंने बोला सर प्रॉफिट तो कमाने की बात समझ में आई, डिस्ट्रीब्यूशन की बात समझ, पर मान लीजिए फर्म में अगर लॉस हुआ और उस लॉस को लेकर पार्टनरशिप फर्म में उस लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, ऐसा अगर लिखा है तो क्या सर वो फर्म वैलिड होगी इस ग्राउंड पर? जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, यस लॉ बोलता है प्रॉफिट की शेयरिंग कंपलसरी है, लॉस की शेयरिंग कंपलसरी नहीं है। मतलब लॉस होने के बाद अगर उसका पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन ना हो और उसको एज इट इज बैलेंस शीट में ले जाएं तो बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे, मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस एज इट इज बैलेंस शीट में दिखे, उसका डिवीजन ना हो तो भी पार्टनरशिप की वैलिडिटी पर कोई इंपैक्ट अराइज नहीं होता है। पॉइंट क्लियर? ये सेक्शन नंबर 4 पूरी कंप्लीट। सेक्शन नंबर 5 में बच्चों के डाउट थे, उसको भी डिफाइन कर देता हूं। सबसे पहले पार्टनरशिप एग्रीमेंट मैंने बात करी सेक्शन नंबर 11 में, पार्टनरशिप डीड सेक्शन नंबर 5 में, पार्टनरशिप एग्रीमेंट दोनों में डिफरेंस होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट बात करता है कि जितने भी मेंबर है उन सबके बीच में इस बात की कंसेंट है, इस बात के लिए सब एग्री करते हैं कि हम सब एक साथ एक ऑब्जेक्ट के लिए काम करेंगे। ये है यहां पर सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 11 में जब सबने काम करना स्टार्ट कर दिया तो उनके बीच में उस काम को करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड करना, राइट्स ऑब्लिगेशन को डिवाइड करना, वो सेक्शन नंबर 11 में। मतलब पार्टनरशिप बनने के बाद उस काम को कैसे किया जाएगा वो सेक्शन नंबर 11 में। सेक्शन नंबर 11 इस एक्ट की सेक्शन नंबर 11 में लिखा है, उसे भी हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। चलो अब पार्टनरशिप एग्रीमेंट ये तो बात समझ में आ गई। अब इसमें दो तरह, पहले मैं इसके बेसिक एग्जांपल लेता हूं। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की मैं एक टर्म डिफाइन कर रहा हूं पहले यहां पर, ये चीज ध्यान से समझना। सर क्या बात कर रहे हो, प्लीज ध्यान से सुनना। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का की दो टर्म डिफाइन कर रहा हूं, बहुत बेसिक। सर एक्सप्रेस और इंप्लाइड का मतलब क्या है? एक्सप्रेस का मतलब होता है शब्दों के द्वारा या लिखित रूप में, रिटर्न में। मतलब आप किसी को लेटर लिखकर, जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूं ध्यान से समझना, मैंने मिस्टर ए को ऑर्डर प्लेस करना था, मुझे मिस्टर ए को ऑर्डर मतलब मुझे कुछ गुड्स खरीदना है, मैंने मिस्टर ए को या तो कॉल करा या उसके पास गया, उसकी शॉप पर जाके बोला कि भाई मुझे इतना गुड्स खरीदना है इतनी क्वांटिटी में इस प्राइस पर। उसने बोला ठीक है। तो जब मैंने उसको वर्ड से बोला तो ये क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं। मैंने उससे बताया कौन सा गुड्स खरीदना है, किस प्राइस पे खरीदना है, किस डेट पर डिलीवरी चाहिए, ये ओरली मैंने उससे बोला। मतलब उसे क्लियर था ना, क्या वो कोई दूसरा गुड्स भेजेगा? नहीं। मतलब ये होता है एक्सप्रेस। और एक दूसरा तरीका होता है कि यही सारी चीजें जब मैंने रिटर्न में लिख कर दी, मैंने उसे उसके शॉप पर या उसको फोन टेलीफोनिक वे में कुछ नहीं बोला, मैंने राइटिंग में लिखकर उसे सारी चीजें भेजी और उसने बोला ठीक है, डन किया, तो ये कहलाता है एक्सप्रेस मैनर। मतलब इसमें किसी भी तरह का कोई भी डाउट कहीं पर भी इन्वॉल्व नहीं है। पॉइंट क्लियर? सर एग्रीमेंट जब सारे पार्टनर आपस में एक मुद्दे पर काम करने के लिए रेडी है तो, और जब उन्होंने आपस में या तो ओरली ये चीज डिस्कस कर ली या राइटिंग में डिस्कस कर ली कि हाँ हम एक ऑब्जेक्ट पर वर्किंग करेंगे, तो इसे कहा जाता है एक्सप्रेस एग्रीमेंट। पॉइंट क्लियर? ओके। अब इंप्लाइड मीनिंग पहले इस एक्ट के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं। एग्जाम्पल, मान लीजिए हम इंदौर जैसी सिटी में। पॉइंट क्लियर? ओके सर, हमें मान लीजिए आरएनटी मार्ग से हमें जाना है राजवाड़ा। पॉइंट क्लियर? ओके। होप सो आप सभी को पता होगा कि मेट्रो सिटीज में, मैं इंदौर का एग्जांपल ले रहा हूं, हमें आरएनटी मार्ग से कहां जाना है सर? राजवाड़ा। आपको जैसे सभी को पता होगा कि सर एक पर्टिकुलर रूट पर कुछ नंबर की बस चलती है या मेट्रो चलती है या फिर टैक्सी चलती है। क्लियर? ओके। अब हमें पता है कि ये पर्टिकुलर जो टैक्सी है ना, ये इस आरएनटी मार्ग से राजवाड़ा जाने वाली है। पॉइंट क्लियर? अब मैंने क्या करा कि उस बस वाले को बोला नहीं ना, उसे कुछ राइटिंग में लिख कर दिया। मैंने क्या करा, उस टैक्सी वाले को हाथ दिया, टैक्सी वाला मेरे पास आकर रुक गया, उसने भी कुछ नहीं बोला। दरवाजा तो उनका वैसे ही खुला रहता है टैक्सी में, वैसे उनका डोर कभी बंद नहीं होता है। तो मैं टैक्सी में बैठ गया और वो चल दिया। ना मैंने उसे कुछ बोला ना उसने मुझे कुछ बोला, दोनों ने अपने अपने कंडक्ट किए, अपने आचरण किए। ये बच्चे का डाउट है इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं। दोनों ने अपने अपने, मैंने हाथ दी,
मैंने हाथ दिया टैक्सी वाले को, टैक्सी वाला मेरे सामने आके खड़ा हो गया, मैं टैक्सी में बैठा, वो टैक्सी लेके चल गया। ना मेरे बीच में और ना उसके बीच में कोई वर्बल डिस्कशन हुआ, ना राइटिंग में डिस्कशन हुआ। तो इसे कहा जाता है इंप्लाइड मैनर। मतलब जब दो पर्सन बातें नहीं करते, लिखित में कोई बात नहीं होती है, सिर्फ अपने शारीरिक मुद्रा से, अपने फिजिकल कंडक्ट से कुछ एक्सप्रेस करते हैं, दूसरा भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज को, तो कहा जाता है एग्रीमेंट। मैंने हाथ दिया, उसने रोका, मतलब मैंने उसके सामने ऑफर रखा कि भाई रोक, मुझे तेरे साथ चलना है, उसने गाड़ी रोकी, इसका मतलब वो रेडी है मुझे ले जाने के लिए। जब मुझे वो राजवाड़ा में जाके उतारेगा तो क्या वो मुझसे टैक्सी का चार्जेस मांगेगा? यस सर मांगेगा, क्योंकि उसने मुझे आरएनटी मार्ग से राजवाड़ा तक ले गया। क्या मैं उसे मना कर सकता हूं? भाई अपने बीच में तो वर्बली कोई डिस्कशन नहीं हुआ। नहीं, एक्ट बोलता है, ये मर्केंटाइल लॉ है, लॉ बोलता है अगर इंप्लाइड मैनर में आप कुछ करते हो तो वो भी वैलिड होता है। पॉइंट क्लियर? ओके सर। तो ये इंप्लाइड मैनर का मतलब सेम यहीं पर है, 2 पर्सन, 4 पर्सन, 50 पर्सन मिलकर एक ग्रुप बना लिया। उन्होंने कभी ऐसा डिस्कशन नहीं किया कि पार्टनरशिप में काम करेंगे, पर हाँ उनके कंडक्ट से ये चीज रियलाइज हो गई कि मेरे काम से तू और तेरे काम से मैं रिस्पॉन्सिबल बनूंगा, और अगर ऐसा होगा तो कहा जाता है इंप्लाइड मैनर की पार्टनरशिप, और ये भी वैलिड है। पॉइंट क्लियर? ओके, होप सो अब सारे स्टूडेंट्स को ये जो पॉइंट था कि सर इंप्लाइड मैनर को और डिटेल में एक्सप्लेन करो, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। होप सो क्लियर। सेक्शन नंबर 4 कंप्लीट, 5 कंप्लीट, 6 पर आते हैं। एक्चुअल टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का टेस्ट कैसे पता चलेगा? क्या सिर्फ ग्रुप ऑफ पर्सन एक साथ काम करेंगे तो उसे पार्टनरशिप कहा जाता है? नहीं, उसे पार्टनरशिप नहीं कहा जाता है। पार्टनरशिप उसे कहा जाता है जब कुछ पर्सन आपस में काम करें। जैसे एबीसी, जब ए कंडक्ट करे तो ए के कंडक्ट से ए और सॉरी ए तो खुद लाइबल है, साथ में बी और सी को भी लाइबल बनाएगा। जब बी कंडक्ट करे तो बी अपने कंडक्ट से ए और सी को भी लाइबल बनाएगा, खुद तो लाइबल बनेगा। और सिमिलर जब सी कंडक्ट करेगा तो वो ए और बी को भी लाइबल बनाएगा। पॉइंट क्लियर? ओके, तो म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये होता है, इसमें बहुत सारे एग्जांपल आते हैं पर अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि शॉर्ट में डिस्कस करना है जितना हमारे क्लास 12 अकाउंट्स के लिए नीड है। पॉइंट क्लियर? मतलब पार्टनरशिप वो होती है जो सेक्शन नंबर 4, 5 और 6 तीनों को एक साथ उसके कंडीशन को सेटिस्फाइड करती है, तो कहा जाता है कि यस आपकी एक्चुअल में पार्टनरशिप है। पॉइंट क्लियर? ओके सर। चलिए अब मैं बच्चों के कुछ डाउट ले लेता हूं जिन बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप किए हुए हैं। एक बच्चे का डाउट था सर, अगर 51 मेंबर हो गए, जैसा कि मैंने प्रीवियस में बोला कि अगर आपके मेंबर्स की लिमिट 2 से कम, मतलब 2 पार्टनर है, एक पार्टनर की डेथ हो गई, 2 पार्टनर है, एक की डेथ हो गई, और एक पार्टनर अगर अभी भी जिंदा है और वो पार्टनरशिप रन करता है, तो एक्ट बोलता है ये पार्टनरशिप वैलिड नहीं है, क्योंकि मिनिमम 2 पार्टनर चाहिए। मान लीजिए 50 थे, 50 से 51 पार्टनर्स हो गए, तो एक्ट बोलता है ये पार्टनरशिप भी इमीडिएट डिसॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि इनवैलिड हो गई। फिर सेकंड था कि सर एक फैमिली के 2 मेंबर्स, जैसे मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों मिलकर साथ में वर्किंग करते, क्या हम पार्टनर हैं? नहीं है। पॉइंट क्लियर? क्या हम 2 पर बात यहां पर आ रही कि सर क्या, बच्चे का डाउट ये था सर एक ही फैमिली के 2 पर्सन आपस में पार्टनरशिप बना सकते हैं? यस बेटा बना सकते हैं, अगर सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो यस बना सकते हैं। मैं और मेरी वाइफ, अगर ये सेक्शन 4, 5, 6, सेक्शन 4 तो एप्लीकेबल हो ही रही है, 5 भी एप्लीकेबल है, 6 भी अगर एप्लीकेबल है, तो यस मैं और मेरी वाइफ के बीच में ये वैलिड पार्टनरशिप रहेगी। पॉइंट क्लियर? मतलब मेरे कंडक्ट से वो लाइबल बन जाए, मतलब ये इंप्लाइड है, और उसके कंडक्ट से मैं अगर लाइबल बनूं, तो ये एक्ट बोलता है यस आपके बीच में पार्टनरशिप है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो आपकी सेटिस्फाइड हो रही है। इसी में एक पॉइंट और बच्चे ने एक और बच्चे का डाउट था, सर 2 HUF मिलकर पार्टनरशिप बना सकते हैं क्या? हाँ बेटा, पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट डाउन करना, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें कुछ और अलग अलग एंगल कवर करता हूं, ध्यान से देखो। सर HUF, ये एक HUF है A और एक दूसरी HUF है B। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ऐसी हिंदू फैमिली जो एक साथ, जिनकी ज्वाइंट फैमिली है वो, ठीक है। HUF के मीनिंग को किसी और वीडियो में डिटेल में कवर करूंगा कि एग्जैक्टली HUF बनता कैसे, पर अभी ज्यादा डिटेल में नहीं, सिर्फ ये मानते हैं 2 HUF है। इस HUF में मान लीजिए 26 मेंबर्स है,
ठीक, कितने, जो एडल्ट मेंबर है जिनकी एज 18 प्लस है, एडल्ट मेंबर की कितने कितने नंबर है, 26। और इस फैमिली में 24 एडल्ट मेंबर्स है, माइनर हो गए उससे कोई मतलब नहीं। एक्ट बोलता है जब दो फैमिली आपस में पार्टनरशिप अगर बनाना चाहे तो बना सकती है, पर बहुत क्लियर वे में, ध्यान से सुनना, दो फैमिली के बीच में मतलब पार्टनरशिप नहीं बन रही है, पार्टनरशिप बन रही है ये मेंबर्स के बीच में। मतलब जब दो फैमिली के एडल्ट मेंबर अगर 2 से ज्यादा हैं और 50 से कम है एडल्ट मेंबर, तो यस वो दो फैमिली आपस में पार्टनरशिप है। पॉइंट क्लियर? ओके, मतलब जब भी इनके फैमिली के मेंबर अभी 50 है, जैसे ही कोई मेजर कोई माइनर मेजर अगर हो जाएगा इस फैमिली में, अगर मान लीजिए किसी मेंबर की एज 17 है और वो कुछ टाइम में 18 मतलब एडल्ट होने वाला है, तो ये पार्टनरशिप फर्म इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि इनके मेंबर्स की लिमिट 50 क्रॉस हो रही है, इन्हें कंपलसरी डिसॉल्व करना पड़ेगा या कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसी में एक पॉइंट और बता देता हूं, ध्यान से देखना। सर ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, सर क्या दो कंपनीज आपस में मेंबरशिप पार्टनरशिप बना सकती है? यस बेटा, जो कंपनी है ये लॉ की नजर में एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। जो कंपनी होती है वो एक सेपरेट पर्सन ट्रीट होती है। मेंबर होप्स आपको पता होगा, आपने क्लास 11 में डिटेल में पढ़ा होगा कि सर कंपनी और कंपनी के मेंबर दोनों का सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है, तो ये अपने आप में एक मेंबर है। इनके कितने मेंबर्स ये मैटर यहां नहीं करते, इनके कितने मेंबर्स ये यहां मैटर नहीं करते। ये एक पर्सन टोटल मिला के 2 पर्सन, मिनिमम 2 चाहिए, 2 है, वैलिड पार्टनरशिप बनेगी। पॉइंट क्लियर? अब एक और पॉइंट यहां पर कवर करता हूं। ए फर्म ये पार्टनरशिप फर्म और बी फर्म ये भी पार्टनरशिप फर्म। सर क्या ये 2 पर्सन मिलकर, 2 पार्टनरशिप फर्म मिलकर पार्टनरशिप बना सकती है? एक्ट बोलता है नहीं। क्यों? अगेन वही बात कि पार्टनरशिप फर्म का सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। मतलब वही पार्टनरशिप फर्म को अगर पार्टनरशिप में आना है तो कैसे आना पड़ेगा? इस पार्टनरशिप फर्म को और इस पार्टनरशिप फर्म को, तो इसको रिप्रेजेंट करते हुए इसका एक मेंबर आ गया है, इसको रिप्रेजेंट करते हुए इसका एक मेंबर आ गया है, और ये दोनों, जैसे मान लीजिए यहां से ए और यहां से बी, ये 2 पार्टनरशिप फर्म है, ये दोनों आपस में पार्टनरशिप करना चाहे तो नहीं कर सकती, क्योंकि इनका लॉ में सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो ये दोनों अपनी अपनी फर्म को रिप्रेजेंट करते हुए पार्टनरशिप में अपनी फर्म को इन्वॉल्व कर सकते हैं। पॉइंट्स क्लियर बेटा? ओके, चलिए इसके अलावा और भी कोई डाउट है तो वो भी देख लेता हूं। होप्सो मैंने जितने डाउट्स थे सारे कवर कर लिए। लास्ट पॉइंट लॉस का, जैसे कि डिस्कशन कर लिया, लास्ट पॉइंट है कि सर क्या लॉस कंपलसरी शेयर होना चाहिए? नहीं, लॉस की शेयरिंग, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, एक्ट बोलता है नहीं बनाइए, आपने लॉस की शेयरिंग पर कोई पॉइंट डिस्कस नहीं किया है, तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट होता है। पर अगर आपने क्लियर वे में लॉस को शेयर करने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए तो पार्टनरशिप फर्म वैलिड थी, वैलिड है, वैलिड रहेगी। मतलब लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी नहीं है, पर प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन जरूरी है। होप सो सारी चीजें क्लियर। आप सभी से वापिस अगर इसी तरह से प्यार सपोर्ट मिलेगा, हम आपके लिए हर टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। जहां डाउट होगा उस टॉपिक पर आपको सेपरेट वीडियो मिलेंगे। आप कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास गिवन है, तीनों ही व्हाट्सएप नंबर पर आप आपके क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हो। थैंक यू सो मच।